नमस्कार। आज हम एक विशेष अवसर पर यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। आज हम एक ऐसे वीर महानायक वीर विनायक दामोदर सावरकर के जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में शायद मैं समझता हूँ कि बहुत सी धारणाएं सबके मन, लेकिन क्या मंतव्य रहा और किस तरीके से उन्होंने जो यातनाएं झेली सेलुलर जेल अंडमान के अंदर करीब करीब 10 वर्षों तक। और बच्चे आज सब जब यहाँ पर बैठे हैं तो मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि तो ऐसी बहुत सी उनके बारे में, और मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक विवाद उनके व्यक्तित्व को लेकर हुआ है उसको अलग रखें, लेकिन उनसे हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं के नाते आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता के तौर पर और मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में विराजमान है, ऐसे आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमावत का मैं इस चित्रमत सभागार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में जितने भी विद्यार्थीगण यहाँ पर बैठे हैं मैं उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं और जो धारणाएं हमारे बीच में वीर सावरकर की रखी गई है उसके ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उसको हटाने का भी प्रयास करें। माननीय निदेशक। आप सभी को इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जयंती के अवसर पर अनायास है, हर साल ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज वीर सावरकर की जयंती मनाई जा रही है और कल हम मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे जो कि तिथि अनुसार है। लेकिन हम अपने स्कूल में पूरे देश में 9 मई को ही महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है और हमने भी इस परंपरा को इसलिए कायम किया कि स्कूलों में कम से कम महाराणा प्रताप जयंती मने, ये एक प्रयास हमारा रहा है। आज 28 मई को वीर सावरकर जयंती और कल ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया पर महाराणा प्रताप जयंती है, तो अगले वर्ष ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया किसी अलग तारीख को आएगी, इसलिए दोनों दिन साथ नहीं हो सकते। लेकिन 28 मई को वीर सावरकर जयंती है, वो हमेशा रहेगी। जो महत्वपूर्ण बात मैं वीर सावरकर को पढ़ पाया बच्चों, अभी वीर सावरकर पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत बड़ी शोध हुई है, उसको अंग्रेजी में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है, मराठी में भी लिखा गया है। पूरे भारतवर्ष में लोकमान्य तिलक के साथ जिसने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, मैं समझता हूं कि इतना जबरदस्त क्रांतिकारी विचार करने वाले कोई व्यक्ति थे तो दामोदर विनायक दामोदर सावरकर। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो केवल बहुत पढ़े लिखे भी, जिसे कहते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल भी थे, लेखक थे, अखबारों में एडिटर रहे, कविताएं लिखी, नाटक लिखे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अंग्रेज सरकार से इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्कशन करते थे। उन्होंने जो एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक बैन कर दी गई। इसलिए बैन कर दी गई क्योंकि उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ था। सबसे पहले यदि किसी ने एक हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया था तो वो विनायक दामोदर सावरकर थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम सब लोग
मुसलमान की बात कर लेंगे, क्रिश्चियनों की बात कर लेंगे कि इतने 59-60 देश जो है मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन जो ही हिंदू राष्ट्र की बात करने की बात आती है तो हम पर सांप्रदायिकता का ठप्पा मार दिया जाता है। अरे हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर रहे हैं? दोयम दर्जे का अगर हमको समझा जाता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती कि इस देश में, जिस देश में सनातन पनपा, उस देश में हिंदू दोयम दर्जे का एक नागरिक बनकर जिए, यह सावरकर को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्रांतिकारी विचार जो दिया था वो था हिंदू राष्ट्रवाद का। वो स्वयं वकील थे, इसलिए उन्होंने एक हिंदू महासभा में सबसे पहले यदि एक डेफिनेशन, जिसको हिंदुत्व शब्द की अगर कोई शब्द जिसने इजाद किया यानी इन्वेंट किया हिंदुत्व, वो सबसे पहले व्यक्ति थे दामोदर सावरकर। आप सब में एक बात इतिहास में पढ़ी होगी कि मदन लाल धिंगड़ा ने जब कर्नल वायली को गोली मारी थी तो उस समय ये आरोप लगा था कि दामोदर सावरकर भी उसमें सम्मिलित हैं, और वे जब पैरवी करने के लिए वहां पर पहुंचे और इस सारे षड्यंत्र में उनको भी सम्मिलित पाया गया, और चूंकि वो पहले ही किताब लिख चुके थे, इन सारे आरोपों के बीच में उनको 1910 में 13 मई 1910 को उनको गिरफ्तार किया गया, और जो जहाज था MS मोरिया करके एक जहाज था, उसमें से उनको वो वहां पर ले जाया गया। कमोड में से जहाज के फ्लश में को तोड़कर और उसमें से निकलकर वो फ्रांस तक पहुंचे और फ्रांस में फिर गिरफ्तार कर लिए गए। ये पहला मौका था कि कोई व्यक्ति, जब उनको कोर्ट की सजा सुनाई गई तो 1910 में उनको आजीवन कारावास दिया गया, और आजीवन कारावास विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एक बार 1910 को दिया और फिर 1911 को फिर एक बार उनको आजीवन कारावास, और ऐसे फंस के बैठने में ये स्थिति थी कि किसी को पेशाब आ रहा है तो भी वही कर रहा है, किसी को टॉयलेट जाना है तो भी वो उसी जहाज में उसी स्थिति में कर रहा है। अंग्रेजों को कोई दया नहीं थी। अंग्रेज हमको लगते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड बड़े मैनर्स वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा क्रूर और कमीने इंसान कोई नहीं। ये सत्य है। आपको बहुत अजीब लगेगा कि सर इतना कड़ा बोल रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में इतने कमीने थे कि वो उन्होंने हमारे देश में जातिवाद को पनपाया। उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर शूद्रों के लिए अलग पानी की व्यवस्था की, ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था। ये व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। हम सब एक कुएं से पानी भरते थे, एक कुएं से पानी पीते थे। इन्होंने वर्ग विभाजन का जो काम किया कि हिंदुओं को फोड़ो, उनको जातियों में बांटो, जिससे ये आपस में लड़ मरेंगे और हम जिस दिन यहां से छोड़ के जाएंगे तो भी आपस में लड़ते रहेंगे। ये सारा श्रेय इस गलत परंपरा का अगर किसी को जाता है वो अंग्रेजों को जाता है। सेलुलर जेल में आपको आश्चर्य होगा कि जब उनको रखा गया तो उनको केवल मात्र आधी बाल्टी पानी दिया जाता था। आधी बाल्टी पानी में आप नहाओ भी और आपको पानी पीना है तो भी उसमें से पीना है। अंदाज लगाइए, एक लोटा पानी पूरे दिन में उस गर्मी में उस सेलुलर जेल में, जिसमें आपको कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता था, जहां पर बैल जोता जाता था वहां कोल्हू में उसको सावरकर और उनके साथियों को जोत दिया जाता था, और उसके बाद वो कड़े नारियल डाले जाते थे, उसमें उन नारियलों का तेल निकालना पड़ता था उनको, और यह तय होता था कि उनको 5 लीटर तेल यदि जब तक नहीं निकलेगा वो इसी कोल्हू में चलते रहेंगे। आप अंदाज लगाइए, 5 लीटर तेल नारियल का, और अगर वो जल्दी से पूरा हो जाता तो उसमें सरसों डाल दी जाती थी कि सरसों का तेल निकालिए। इतनी कड़ी परिस्थिति के बीच में जब वो सब हो जाता था, उसके बाद उनके हाथ और पैरों में फिर से बेड़ियां बांधकर उनको पटक दिया जाता था। इतनी विचित्र स्थिति के बीच में आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रेरणा उन्होंने किस व्यक्ति से ली, वो थे महाराणा प्रताप। और विनायक दामोदर सावरकर ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला पद्धति को अपनाकर
छापामार पद्धति को उन्होंने अपने सारे वीर जो साथी थे उनको उन्होंने छापामार पद्धति से जाना है, आक्रमण करना है, लूटना है और वापस आ जाना है। ये प्रताप से सीखा उन्होंने। और आज संयोग की बात है कि प्रताप की जयंती कल है और आज दामोदर सावरकर की जयंती आज है। तो दामोदर सावरकर ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर गुरिल्ला युद्ध अपने साथियों को सिखाया। और हिंदुत्व की बात करने वाले, एक तरफ हिंदुत्व शब्द को इजाद करने वाले थे सावरकर, तो हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप थे। ये पदवी राणा सांगा को मिली थी। राणा सांगा के बाद अगर कोई हिंदुआ सूर्य के रूप में थे तो महाराणा प्रताप थे। उसके बाद का इतिहास तो हम चर्चा करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रताप ने अपने जीवन में जिस स्वाभिमान को लेकर जिए वो उसी स्वाभिमान को लेकर सावरकर भी रहे। सावरकर ने को कुछ नहीं मिलता था उनको लिखने के लिए, तो आप आश्चर्य करोगे, कोयले से उन्होंने दीवारों पर कविताएं लिखी, गीत लिखे और अपनी आत्मकथा उन्होंने दीवारों पर लिखी। और उनकी स्मृति कितनी तगड़ी थी कि उन्होंने वो पुस्तकें लिखी। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व पर वीर सावरकर की पुस्तकें आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र रचा। इसलिए उस देश की उस समय की सरकार ने उनके खिलाफ एक आयोग बिठाया कि सावरकर नाम का व्यक्ति महात्मा गांधी के हत्या में सम्मिलित था, जबकि कोर्ट ने उनको बरी किया। लेकिन आज भी हमारे देश का वो राजनीतिक दल सावरकर को वो सम्मान नहीं देना चाहता। ये तो इस धन्य है कि राष्ट्रवादी सोच वाली ये सरकार, मोदी सरकार है, जिसने सावरकर के उस सेलुलर जेल को आज राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। और स्वयं दामोदर के साथ दामोदर, दामोदर विनायक के साथ दामोदर दास मोदी, वो उस जगह पर जाते हैं, उस भूमि को नमन करते हैं और वो खुद आंसू बहाते कि कितनी कड़ी परीक्षा रही होगी। इसलिए आज वीर सावरकर के बारे में बच्चों बहुत जरूरी है कि उनके बारे में उनसे कहा जाता है कि उन्होंने माफी मांग के और अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी और इसलिए वो जेल से छूट गए। ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने अंग्रेजों से बिल्कुल माफी नहीं मांगी। ये कुछ लोगों का फैलाया गया वो षड्यंत्र है कि उन्होंने माफी मांगकर वो जेल से छूटे। अगर माफी मांगनी होती तो वो जब जिस समय काला पानी की सजा भुगत रहे होते उसी समय मांग ली होती, लेकिन उस समय तत्काल की परिस्थितियां ऐसी बनी। और उसके बाद उन्होंने उस राष्ट्रवादी सोच को लेकर बहुत सी किताबें भी लिखी। मुझे उनकी एक पुस्तक है, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, लेकिन उसमें उन्होंने जिस दर्द को अपनी कविताओं में, उस आलेखों में व्यक्त किया है, वो अगर पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आपको वास्तव में अंग्रेजों से घृणा हो जाएगी। जब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे, कोल्हू के बेल बनकर जानवर की तरह जब आप तेल निकाल रहे हो और रुक गए, तो वो हंटर लेके उनको मारते थे जानवर की तरह, और पीठ पर निशान होते थे ऐसे, उसमें से चमड़ा निकल के आता था। और उसके बाद वो समुद्र का नमक का पानी होता था, वो लेके और उन पर छिटकते थे। आप कल्पना करिए कि कितनी असहाय स्थिति होगी। हमारे एक कट लग जाता है, उसमें थोड़ा सा मिर्ची या नमक लग जाए तो हम कितने तिलमिलाने लगते हैं। उनके कोड़े पड़ने के बाद उस समुद्र के पानी को वो लोहे के मग्गों से उठाकर उनके ऊपर पीठ पर मारा जाता था। इतना भयंकर विभत्स व्यवहार यदि किसी व्यक्ति के साथ हो तो वो अंदर से टूट जाए, या तो मर जाएगा या टूटकर वो दंडवत हो जाएगा कि चलिए मैंने हैंड्स अप, सरेंडर किए। सावरकर ने कभी सरेंडर नहीं किया। वो राष्ट्रवादी सोच के ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तव में श्रद्धा के योग्य हैं। आज इसलिए लोकसभा में भी उनका तेल चित्र लगाया गया है पहली बार। जो लोग उनका विरोध करते हैं उनकी जीवन की संघर्ष गाथा को पढ़े, उनके विचारों को पढ़े। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि जो नई बात मैंने आपके बीच रखी कि वीर सावरकर ने अपने साथियों को छापामार तरीके से लड़ने की तरीका बताया, जो कि महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अकबर के समय जो छापामार युद्ध था, आपको ध्यान में आना चाहिए कि हल्दीघाटी में भी छापामार युद्ध को काम में लिया, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि
वो दर्रा छोटा था और भील ऊपर रह गए थे, लेकिन दिवेर युद्ध में छापामार युद्ध प्रणाली को उन्होंने काम में लिया और जो 40 मुगल थाने थे उन दिवेर युद्ध में 40 मुगल थानों पर कब्जा करने का काम महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध से किया। छापामार युद्ध इस प्रकार होता है कि सामान्यतः दिन में हम सामान्य वेशभूषा में रहते हैं और शाम के वक्त हथियार लेकर कुछ सीमित संख्या में जाकर जहां पर दुश्मनों की चौकी होती उस पर अनायास आक्रमण कर देते थे। वो संभल पाते उससे पहले उस स्थान पर कब्जा कर लेते थे। इसको छापामार युद्ध कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये वियतनाम में भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है कि हमने उनसे छापामार युद्ध प्रणाली को हमने महाराणा प्रताप से प्रेरित होकर सीखा। और इंडोनेशिया में भी महाराणा प्रताप का चांदी का 1 किलो का सिक्का जारी किया जाता है। ये प्रताप की गौरव गाथा विनायक दामोदर सावरकर ने भी अपने जीवन में उतारी। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों की, जिस छापामार युद्ध की बात हम कहते हैं वो वास्तव में इस मेवाड़ के महाराणा हमीर ने सबसे पहले शुरू की थी। ये भी मेरी शोध है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। महाराणा हमीर ने सबसे पहले इस छापामार युद्ध प्रणाली को विकसित किया। और उस हमीर के बाद अगर किसी ने इसको काम में लिया तो वो महाराणा उदय सिंह थे। उदय सिंह के बाद युद्ध के मैदान में प्रभावी ढंग से सबसे पहले किसी ने छापामार युद्ध प्रणाली को काम में लिया तो वो महाराणा प्रताप थे। तो आज दामोदर सावरकर के, वीर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध हम वीर सावरकर के उस संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जरूर जाने, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं। आज आपकी पढ़ाई के बीच में ये 10-20 मिनट का समय निकालकर ये आप संदेश जन जन तक पहुंचाएं। और आलोक संस्थान इस दिशा में कि हम समाज के उन प्रत्येक उस तत्व को जो समाज के, इस देश के, राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे महापुरुष का, ऐसे संकल्प का, ऐसे संस्कारों का, ऐसे सांस्कृतिक आयामों का, आयोजनों का सीधा सीधा हम समाज को वक्तव्य देने का, उनको दिशा देने का काम आलोक संस्थान कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। आप सब बच्चे संस्कारित होकर इन महापुरुषों के जीवन की गाथाएं जब आप बड़े हो तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकें, अपने परिवार में समझा सकें, अपने घर में आ चाहें तो सावरकर के बारे में चर्चा करें कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया था। हम भी संघर्ष से टूटे नहीं, जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करें। अभी मैं सुनील सागर जी महाराज से मिला था, 5 मिनट मैं केवल सीढ़ी उतर कर नीचे आया, मेरे जूते पहनने में मुझे लगा कि मेरे पांव जल गए। वह व्यक्ति, ये संत, जैन संत बिना जूतों के, बिना कपड़ों के पैदल चल रहे हैं, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं ऐसी गर्मी में, और केवल एक बार जल लेते हैं और एक बार भोजन लेते हैं। कितनी कड़ी तपस्या है। आज भी समाज में यह उदाहरण है। इसलिए लोगों के संघर्ष से जीवन निखरता है। जैन मुनि कुछ नहीं रखते अपने साथ, न मोबाइल रखते हैं, न कोई साधन रखते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो लोग त्याग कर सकते हैं लोग उनको पूछते हैं। महात्मा गांधी को बैरिस्टर वाली ड्रेस में नहीं पूजा जाता कि वो कोट सूट पहने हुए अच्छे, वो लंगोटी वाले बाबा जिसने ऊपर से कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ उस वेश में पूजा जाता है। तो हमारे समाज में जिस व्यक्ति का आज महाराणा प्रताप को क्यों पूछते हैं, प्रातः स्मरण क्यों है? संघर्ष किया। ड्रेस कौन सी? सैनिक की। पूरी जीवन भर रात को सोते थे तो भी सैनिक वेश में, भाला लिए हुए खड़े। ये संकेतिक है कि जीवन भर वो सैनिक ड्रेस में रहे कि पता नहीं कब संघर्ष करना पड़ जाए। बाटियां बनती थी, मिट्टी में दबा दी जाती थी, वहां से बाटी की परंपरा चली कि सेक के रख दो, 2 दिन बाद आएंगे तो उस राख में से हटाएंगे तो भी वो बाटी गर्म मिलेगी, वो खा लेते थे। वहां से ये परंपरा चली। मेवाड़ की परंपरा दाल बाटी की वहां से शुरू हुई। प्याज रखते थे, कमर में भील और मक्की की रोटी बांध के रखते थे। 3-3 दिन तक ऊपर पहाड़ों पर बैठे रहते थे पत्थर बरसाने के लिए।
पानरवा नाम की जो जगह है, क्योंकि महाराणा प्रताप जयंती कल आप मिलोगे नहीं, तो पानरवा में आज भी जब हम जाते हैं माउंट आबू की तरफ, तो पानरवा बीच में आता है। तो वहां पर रात को गाड़ियां नहीं निकलती थी, अभी भी बीच बीच में कांड आते हैं। वहां पर लोग क्या करते हैं, गाड़ियों को रोकते रात को और लूटते हैं, उनको मारते हैं और फिर लूटते हैं। अब हम आपको लगता होगा यार ये कितने देश आजाद हो गया और इस तरह की घटनाएं हो रही, वो परंपरा में है। महाराणा प्रताप ने ये जो अजमेर से जो रास्ता जाता था और वो गुजरात में जाकर सूरत से जो व्यापार का कनेक्शन था, वो ये पानरवा वाला रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता था। प्रताप ने छापामार युद्ध करते हुए भीलों को आज्ञा दी थी कि कोई भी इधर से मुगल व्यापारी निकले तो उनको कूटो और लूटो। क्या शब्द दिया? कूटो और लूटो। तो जो भी व्यापारी उधर से निकलते उनको ये प्रताप के भील कूटते थे और फिर उनको लूटते थे। तो प्रताप चले गए, उसके बाद भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपरा चल रही है। अब जाके थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी कभी न कभी वो डीएनए में वो होता है ना, तो कभी कभी वो स्पार्क कर जाता है। अभी भी वो कहीं कूटते हैं। अब उनको कोई चीज दे, पर्स दो, तो वो कहते तू हमको दान थोड़ी दे रहा, पहले हम तेरे को कूटेंगे फिर हम तेरे को लूटेंगे। अब उनको थोड़ा जाके शिक्षित कर रहे हैं कि भाई वो प्रताप के समय आवश्यकता थी, परिस्थिति, काल और स्थान तीनों ही जीवन का दृष्टिकोण बनाने में सहयोगी है। कैसी परिस्थिति है और कौन सा काल है और कौन सा स्थान है, ये जीवन का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। आज वीर सावरकर की जयंती पर आप सब ने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना। हम सब उनको श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं, अर्पण करते हैं। और कल हम प्रताप जयंती मनाएंगे। प्रताप के सवेरे हम सवेरे 8:30 बजे हाथी पोल पर जो लोग इंटरेक्टर्स आ सकें उनको आना चाहिए। कल हम सवेरे प्रताप जयंती की शोभा यात्रा में प्रताप पर पुष्प वर्षा करेंगे और फिर 10:30-11 बजे हम नगर निगम में जो एक कार्यक्रम है, वहाँ मेरी एक पुस्तक है प्रताप की दंत कथाएं, उसका भी लोकार्पण वहाँ पर होगा। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।